जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो ज्ञान बिंदु का थर्ड एडिशन का बुक जो कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने 64 पोस्ट का पीटी और मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज के क्लास में आप लोग 1275 के पीटी का जो प्रथम शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखोगे। इसके साथ साथ ही बीपीएससी 17 का जो कि बीपीएससी 17वीं का आप लोगों का वैकेंसी आउट हो चुका है, जो कि 1929 पोस्ट के साथ आया है। तो उसके लिए यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ, एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक का बुक, कोई भी बुक आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, उससे आप ले सकते हो। चाहे वो कोई भी प्रकाशित का हो, मतलब कि दृष्टि का हो, एनसीईआरटी 6 to 12 हो, एनी सब्जेक्ट का कोई भी, या बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, ज्ञान बिंदु, किसी भी चीज़ का यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आपको सारे पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग कमेंट कर सकते हो कि जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बीपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट के साथ आया है और ये आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये बुक भी ज़रूर आप लोग फॉलो करो, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन जीके जीएस से आता है, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में टकरा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि बीपीएससी और बिहार दरोगा का जीके जीएस का क्वेश्चन लगभग सेम ही होता है। तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहा होगा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि अभी तक जितने दरोगा का एग्जाम हुआ, सारा इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस सारे क्वेश्चन पे किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 25 सेट तो है ही है, इसके साथ साथ जीके जीएस का भी है, तो वो भी सब मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगी। तो आज से क्लास होगा बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का, जो कि पीटी में आया था और प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलालमपुर। ओके, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आई होप सो। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसको ज़्यादा अच्छा बेटर बनाने की कोशिश मैं करूँगी। तो पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कुआलालंपुर। ओके, इसके साथ साथ आप लोगों को इसका जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है ज्ञान बिंदु का एनालिसिस, जो कि हर एक क्वेश्चन पे किया गया है। तो पांचवा आसियान जो कि भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी स्ट्रेथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक्स रिलेशंस फॉर ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका गठन 1967 ईस्वी में बैंकॉक की घोषणा के हस्ताक्षर के साथ किया गया था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय या मुख्यालय जकार्ता या इंडोनेशिया है। इसका आदर्श वाक्य इस बार रहा था वन विजय, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो ये देश आप लोगों को याद होना चाहिए: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वहीं आसियान में कितने सदस्य हैं, मतलब टोटल देशों की संख्या 10 है। उनके नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है। बात किया जाए अधिकतम सीट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर डी। राज्य विधानसभा की अधिकतम सीट 500 निर्धारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान हैं, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है, जो कि अपवाद के रूप में है। तो मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, गोवा में 40 और यूटी जो कि दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं विधानसभा के।
नेक्स्ट है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। विधानसभा का 17वें का आदेश राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वहीं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जो लाया गया था, 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएं आर्टिकल 173 में है, मतलब 173 में दिया गया है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या यूपी में है जो कि 403 है, और न्यूनतम सदस्य की संख्या सिक्किम में जो कि 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सीट का आरक्षण दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होता है? जी हाँ, सामूहिक रूप से उत्तरदायी आपसे पूछा जा रहा है तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के रूप में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा। वहीं अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की शराब पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियों में बांटा गया, कौन कौन सा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति और उसके कार्यों के लिए हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इनकी व्याख्या 1978 मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। वहीं अनुच्छेद 352 में व्याख्या किया गया था कि प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें 75 आर्टिकल 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NNPFC। ये क्वेश्चन में बहुत इंसान मतलब गलत करके आए थे। यहाँ पे NNP तो सबको पता था, लेकिन FC और MP इसमें सब कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेना FC होगा, NNPFC। इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यही सारे क्वेश्चन आप लोगों का मेरिट डिसाइड करता है। हालांकि तो PT क्वालिफाई है, मेन आपका मेंस होता है, लेकिन PT पर भी आपको ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय आय NNPFC के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। जब NNP की गणना लागत मूल्य फैक्टर कोस्ट पर की जाती है तो उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है, मतलब फैक्टर कोस्ट पर राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायक को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। यदि इंग्लिश में बात किया जाए तो नेशनल इनकम इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडरी। नेक्स्ट है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। इसके साथ साथ यदि बात किया जाए तो राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी और प्रधानमंत्री शामिल होती है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के 5 के अनुच्छेद 52 से 78 का संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वहीं संघ की कार्यपालिका की शक्तियों राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, परंतु वास्तविक शक्ति की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया था। 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। यदि आपको बोला जाए कार्यपालिका कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसे बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है
नेक्स्ट में इसी का एक्सप्लेनेशन है कि अनुच्छेद 75 का फर्स्ट में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। कैग का 148 से 151 ओके। यह लोकवित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, मतलब कि 1275 के पीटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते जाना कि आने वाले एग्जाम में आपको किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने SARS शार्क्स का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये करंट से जुड़ा हुआ है, करंट चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से होगा। करेंट का आप लोगों को उतना, क्योंकि ये सारे फिर दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो जीके जीएस है उसका एनालिसिस में पढ़ाते जाऊंगी। नेक्स्ट है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताए? तो इसका राइट है कैप्टन शिवा चौहान। ये भी करेंट से जुड़ा हुआ, आप लोग देखते जाओ कि करेंट के कितने क्वेश्चन हैं। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि बाई के 20% का 20% 20 हो तो बाई का मान क्या है? तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो कि आपको बिहार के प्रचलित कीमत 2011-12 से लेके 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित वृद्धि दर कितना था? तो 13.5%। कौशाम्बी किस महाजन पद की राजधानी है? कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? तो वत्स है। जैसा कि आप लोगों को पता हो जाएगा कि टोटल कितने महाजन पद है? तो 16 है। इसकी राजधानी आपको सबकी याद होनी चाहिए। मगध का राजगृह और गिरिब्रिज है। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अंक का चंपा, बज्जी का वैशाली या विदेह, मल का कुशीनगर प्रथम भाग है। वहीं आप एक को पाबा भी दिया हो रहेगा जो कि द्वितीय भाग है। चेदी का शक्तिमती हो जाएगा। वत्स का कौशाम्बी, पंचाल का अहिछत्र, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटन या पोटली भी, अवंती का उज्जैन, महिष्मती भी है। नेक्स्ट है गंधार का तक्षशिला और कंबोज का राजपुर हाटक। 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो अश्मक। 16 महाजनपद में केवल बंजी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो एवं शेष में राज्यतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली को लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। बज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 12, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर, बान, सर, तालाब। सर का अर्थ बान होता है, वहीं सर का अर्थ तालाब होता है, मतलब डी नंबर सही है। नेक्स्ट है रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ये कब हुआ था? तो 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों, जैसे कि केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के भी हुआ था, जिससे प्रथम विश्व युद्ध के रूप में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया था। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस के सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
विस्थापन दूरी के साथ का अनुपात 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 1 के बराबर या कम होता है। ओके। नेक्स्ट है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है तो खुल जाता है। मतलब कनेक्ट करके करना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पे प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है तो उदारीकरण। ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि इकोनॉमिक्स है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पर प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है वे क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से बनाई जाती है तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जो कि कांगड़ा क्या है तो चित्रकला कांगड़ा सचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया जो एक पूर्व रियासत थी जिसे कला संरक्षण दिया था। वहीं आपको थोड़ा-सा चित्रकला से मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बिहार से रिलेटेड पर सबसे पहले देख लेते हैं, मधुबनी, मिथिला, पटना कलम और मंजूषा। यूपी से चौक पूर्णा, सोन रखना और चिकन करी। चिकन करी का कुर्ती वगैरह से आप लोग को पता होगा वो उसका काम किया जाता है यूपी में। झारखंड और बिहार से जादव पाटिया। पश्चिम बंगाल से कालीघाट और अल्पना। अल्पना आप लोग याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी, गुल्लर और कांगड़ा। कांगड़ा आपसे पूछ लिया था। मध्य प्रदेश से सुरेती, नौरता, मारते, तिलंगा। उड़ीसा से पटचित्र और सोरा। राजस्थान से फर मंडाना, लघु मारना। गुजरात का पिथौरा और आथ्या। तमिलनाडु से कोलम तंजूर। पंजाब आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है। फुलकारी, फुलकारी पंजाब। तेलंगाना चेरियल और निर्मल। आंध्र प्रदेश मुगलू और कलमकारी। उत्तराखंड का एप्पन। वहीं केरल का कलम जट्टू, केरल का तो पकड़ा जाता है उसका नाम ही से। कर्नाटक का रंगवाली और कुसुती। महाराष्ट्र का वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ध्यान से देखना। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक 3 मानक होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों के जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा और औसत वर्ष से स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच किया जाता है संकेत में। जो देश 1 के जितना पास रहता है मानव विकास उतने उच्च होने की आती रहती है। नेक्स्ट है दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना किसने किया था तो इसका राइट आंसर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दी स्पिरिट ऑफ ए लॉज नामक पुस्तक की रचना किया गया था जो कि 1748 ईस्वी में। ओके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की। टू ट्रीटाइजेज एवं गवर्नर जॉन लॉक की। लामी दी पल पखवाड़ जियो पॉल की। मार्सिले गति की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामें का परीक्षण करने के लिए गठित समिति की नाम बताई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति। भूरिया समिति का संबंध, समिति वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों का स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का प्रयोग किया गया था। भूरिया समिति से आप लोग जानो कि एसटी का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एसटी जनजाति वाला। वहीं 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति को अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया था। भूरिया समिति 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। भूरिया समिति के सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन यदि बात किया जाए तो 1983 केंद्र राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए किया गया था। अन्य 2 सदस्य श्री वी शिवारमन और एम आर सेन थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21 . 21
उपभोक्ता किस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है? जो पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है पैकेट पे रहता है, तो सूचना का अधिकार। उपभोक्ता की जिस अधिकार के तहत वस्तुएं एवं सेवाओं का अधिकार दर्श पैकिंग द्वारा सूचना दर्शाई जाती है, सूचना का अधिकार होता है। ओके, अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी दिया हुआ रहता है, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको वो छोटे-छोटे वर्ड में लिखा हुआ रहता है। वो उसके मतलब उसमें कितने पदार्थ मौजूद है, कौन आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और कौन फ़ायदेमंद है, ये सारे सूचना प्राप्त होता है, जो कि सूचना के अधिकार के तहत दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होता है पक्षावी पेशियों द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षावी पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस या फोकस दूरी को कम से ज्यादा कर सकती है। पक्षावी पेशी वस्तु द्वारा होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा, वह वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर देगा। पक्षावी पेशियों का सिलियरी मसल्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है। वहीं 80 के 3 में 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों को ख्याति प्राप्त होने हेतु 12 व्यक्तियों को मनोनायक की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित किया गया था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु यदि बात किया जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245। नेक्स्ट है कि राज्य विशेष जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारण होता है। वहीं वर्तमान में यूपी में यदि बात किया जाएगा तो सर्वाधिक है, जो कि 31 है राज्यसभा के सीट। ओके, बाकी ये सारे तो मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। इसलिए मैं बार बार बात करती हूँ जनगणना वाले क्लियर कर लेना, क्योंकि आप लोग फर्स्ट तो जानते होंगे कि कौन है साक्षरता दर में। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पता है क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछ दिया था तीसरा सर्वाधिक मान, तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। साक्षरता में तीसरा यदि बात किया जाए तो मिजोरम, और फर्स्ट तो सबको पता होगा केरल। तो वहीं फर्स्ट पे केरल है 94 एजुकेशन में, सेकंड पे लक्षद्वीप है और थर्ड में मिजोरम है। तो केरल तो सबको याद था, वही मिजोरम मिजोरम जो जनगणना वाला टॉपिक पढ़ा होगा उससे सही हो गया होगा। गोवा फोर्थ पे, त्रिपुरा फिफ्थ पे है। न्यूनतम जनसंख्या में बात किया जाए तो अपना बिहार है, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे राजस्थान है, फोर्थ पे झारखंड और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले जनगणना वाला क्लियर करवा देती हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला यूटी लक्षद्वीप है जो 91.8% के साथ है। सेकेंड पे दमनदीप है 87.1। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित दादर नागर हवेली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैथ का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देख के सॉल्व करना, सॉल्यूशन भी मैं दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पे महाभियोग के बारे में, महाभियोग का कौन से आर्टिकल में बात किया गया है वो कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन नहीं भाग लेता है। तो उससे पहले मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगी। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य लेते हैं भाग। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग। मनोनीत और निर्वाचित दोनों लेता है। वहीं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये नहीं लेते। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं लेते। मतलब बेसिकली मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वही संविधान के अनुच्छेद 61 में संविधान के अतिक्रमण करने पर शक्तियों का महाभियोग की प्रक्रिया होती है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन से शुरू किया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। और यदि बात किया जाए कितने सदस्य लगा सकते हैं, तो कुल सदस्य से कम 1/4 सदस्य द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए। संसद के किसी सदन में यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर लेता है और सदन में भेज दिया जाता है, तब सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, क्योंकि ऐसे ही महाभियोग नहीं लग सकता और भारत में अभी तक एक बार भी महाभियोग नहीं लगाया गया। ओके, तो 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, मतलब दोनों सदन से। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होना तथा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में एक बार महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट है एकड़ा राजधानी किसकी है? एकड़ा, आपको देश और राजधानी भी याद करना होगा, तो घाना की राजधानी एकड़ा है। इसके साथ साथ सेनेगल का डकार है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिश है, युगांडा का कंपाला है, अंगोला का लुआंडा, अल्जीरिया का अल्जियर्स, मोजाम्बिक का मपूतो, नामीबिया का विंडहोक, नाइजर का नियामी, नाइजीरिया का अबूजा, सेशल्स का विक्टोरिया, इथोपिया का आदिस अबाबा, बोत्सवाना का गैब्रोन, माली का बुमाको और दक्षिण सूडान का सुबा है, जुबा जुबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था? ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरदर्शी अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयी दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? तो सबसे अधिक सही उत्तर चुनने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलयी दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। लेंस की बात किया जा रहा है, वहीं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ओके, यहाँ पे दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता होता है। जैसे कि गाड़ी वगैरह में आप लोग साइड मिरर के रूप में देख रहे होगे, तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था परवलयी दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता जो कि 1957 में हुआ था, ये पंचायती राज से संबंधित है, जो त्रिस्तरीय लाया था। सबसे पहले कौन से राज्य में लगा था? कमेंट करके बताओ। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए 1957 में यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस समिति का ढांचा त्रिस्तरीय था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार किया था। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। वहीं 11 अक्टूबर 9 दिन के बाद 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। तो महबूबनगर याद कर लेना। वही मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। भाग 3 में इसे भारत का मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया, वहीं भाग 5 में संघ को रखा गया। मूल कर्तव्य पहले 10 था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत 11 मूल कर्तव्य हो गया है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ की संविधान से अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, जो कि 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बिहार से जुड़ा हुआ, हर एक पेपर में बिहार से 2-3 क्वेश्चन दे रहा है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला हो जाएगा। कुर्सेला कटिहार शहर के पास मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ चोटी के पास है। प्रमुख सहायक नदी अरुण कोसी, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भिट कोसी, तम्बोशी आदि। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। तिब्बत, नेपाल और बिहार में लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। कोसी नदी का प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों को अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना 1953 में लाया गया था। 1965 में यह बनकर तैयार हुआ था। ये दोनों डेट याद कर लेना। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना
है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण से भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी के उपनाम से जाना जाता है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न संतों के कालक्रम को दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले रामानुजाचार्य, सबसे बड़े राम है, उसके बाद नामदेव, फिर चैतन्य और लास्ट में तुलसीदास। रामानुजाचार्य का कार्यक्रम 1017 से 1137 ईस्वी है। रामदेव का 1270 से 1350 है। चैतन्य का 1486 से 1533 है। तुलसीदास का 1532 से 1623 है। रामानुजाचार्य 1017 से 1137। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, पैरू। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं टिक करते रहूंगी। जन्म की बात किया जाए तो तमिलनाडु के पेरुम्बुदूर से हुआ था। इससे विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था, जो कि ज्ञान के स्थान पर भक्ति का महत्व दिया था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र में श्री भाष्य नाम से टीका लिखा था। दक्षिण में विष्णु का अवतार भी रामानुज को माना जाता है। रामदेव का बात किया जाए तो 1270 से 1350 तक इनका समय काल रहा था। महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 चला था। नामदेव दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाए थे। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। नेक्स्ट है चैतन्य। चैतन्य का जन्म नदिया जिले पश्चिम बंगाल में हुआ था और समय काल 1486 से 1533 है। चैतन्य को संगीत गोष्ठी ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया गया था। बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किया था। ये सगुण उपासक भक्ति से संबंधित है। इनके अनुयायी कृष्ण के अवतार गौरांग महाप्रभु कहलाते हैं। इसके दर्शन अचिंत भैदो भेद बात है। वहीं चैतन्य को चरितामृत की रचना की थी। नेक्स्ट है तुलसीदास, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी में और समय काल 1532 से 1623। तुलसीदास का मुगल शासन काल अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन था। राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, बड़वे रामायण आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नौसेना के द्वारा। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा। विडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हीरो मोटर कार्प के द्वारा। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी करने के सिक्के ढालने का अधिकार था। नवाब सिराजुद्दौला उस समय था, जो युद्ध में क्षतिपूर्ति का वचन दिया था। दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसका लेखक है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, कपिल देव का क्रिकेट माई स्टाइल, पीटी उषा का गोल्डन गर्ल, सनी डेज है सुनील गावस्कर का, वनडे वंडर्स है सुनील गावस्कर का। वही 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण का है। पावर शिफ्ट एल्विन टॉफलर, एलन हेलेन कैल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अवार्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी, एमनेस्टी अरविंद अडिगा, मैथोलॉजी रोनाल्ड वर्थ। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ से याद करना 16-15, 16 में एक कम कर दो 16-15। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखो। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुआ था। 1605 से 1615 के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराया गया था। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह का खुर्रम उपाधि दिया गया था। मंगल पांडे को नेटिव किससे संबंधित है? तो 34-34 से। वही मंगल पांडे 34वीं का संबंध है। 34 नेटिव इन फैक्ट्री से। ओके। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, गाय की चर्बी कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। उसे लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूशिन को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद करना।
मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या किया था। मंगल पांडे को गिरफ्तार 8 अप्रैल 1857 को किया गया था। फांसी पर मंगल पांडे हल्ला बोल का नारा देकर चढ़े थे। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। 1857 के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया था। सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया था। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के पूर्ण रूप प्रतिबंधित थे। बंगाल की सेना और यूरोपीय और भारत का जो अनुपात था 1:2 रखा गया था और बम्बई मद्रास का 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद की तरह निलंबित होता है? तो आर्टिकल 358। बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 का निलंबन आर्टिकल 358 के तहत किया जाता है। 358 आर्टिकल में युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकालीन की घोषणा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार है जो कि निलंबन कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बेलाडीला किससे संबंधित है? तो लो अयस्क के संबंधित है। बेलाडीला लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट 75(1) का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मिश्रण क्या है? कौन कौन से मिश्र धातु से बना है? तो कॉपर और सिंक। कॉपर और सिलिकॉन से कॉपर और सिलिकॉन का मिश्रण ब्रॉन्ज है जो कि मास्टर मिश्र धातु का तैयार किया जाता है जिससे अनाज भंडारण रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्री सुरक्षित रखा जाता है। ब्रॉस जो कि कॉपर 60% और 80% होता है, मतलब कॉपर का परसेंटेज यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट से प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख तो ये पर्वतीय चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत की चोटी है जो कि कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जिसकी ऊंचाई 1893 है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र का सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किविल लाम जाओ। किविल लाम जाओ जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जो कि किविल लाम जाओ है मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान को 2/3 भाग मिट्टी और बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा होता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान डाची ग्राम है। हेमिस हाई लद्दाख में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड, केवलादेव राजस्थान, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, मेघालय में बालपक्रम है या नोक्रेम भी मेघालय में है, गिर गुजरात में, असम काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नहीं करता है। आरबीआई का यदि बात किया जाए तो प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को यह इसका गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? एरिया वाइज राजस्थान और जनसंख्या वाइज यूपी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि क्रम पूछा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात होता है और क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य सबसे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम है। क्षेत्रफल के अनुसार यूटी में लद्दाख सबसे ज़्यादा है, वहीं आपका जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे है। फिर यहाँ पे इंग्लिश का भी क्वेश्चन दे रखा था चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। निम्नलिखित में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक किसका होता है? तो इसका राइट आंसर सीजियम का होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान वृत्तीय गति से निम्न राशि स्थिर रहता है। तो चाल पे एक समान वृत्तीय गति चाल में चाल स्थिर रहता है। स्थिर वह हमेशा क्या रहेगा क्योंकि वो एक ही बार फिक्स हो जाता है सबका स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50।
निम्नलिखित में से निवारक विरोध अधिनियम का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले 2 आएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर इसके बाद चौथा नंबर आएगा विदेशी, पहले आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम, जैसा कि ड्रग्स वगैरह विदेश से आता है तो उस पे रोकथाम वगैरह, तस्करी वगैरह। फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, थर्ड पे औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग किससे किया जाता है? तो ये प्रभाजी आश्वन द्वारा किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, प्रभाजी आश्वन के द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग आराम से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकते हैं। अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि प्रभाजी आश्वन द्वारा होता है, ये तो मैंने बताया था। तो प्रभाजी आश्वन कहते किसको है? प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द्रवों का क्वथनांक एक दूसरे के समीप होता है। जो भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसों भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रिया में अपसादन कहते हैं। अपसादी मिश्रणों को बिना हिलाए जल की मिट्टी से सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसे कि बोला जाएगा कि